तो बच्चों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मनोविज्ञान से रिलेटेड है। कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं जो कि हमने ये क्वेश्चन बहुत सर्च करके इसको निकाला है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हम डालेंगे, एक तरह से सारे क्वेश्चन सीट ही है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और इसे हम एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है। चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, या अदरवाइज़ आप किसी भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो उन सब के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि टोटली मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड है, साइकोलॉजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमने डालने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है आप सबको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी की जो पहली प्रयोगशाला थी उसकी स्थापना हुई थी, तो जो स्थापना की थी वो किसने की थी। हमारा ऑप्शन है, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, ए है विलियम जेम्स, बी है विलियम वुंट, सी है विलियम मैकडूगल, डी है सर फ्रांसिस गाल्ट। अब इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जो हमारा बी ऑप्शन है विलियम वुंट, हाँ, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट द्वारा की गई थी। अब हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है। यानी यहाँ पर है कि ऐसा कौन सा विषय वस्तु है जिसे मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी की विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पहला ऑप्शन है मनोविज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन करना, बी है मनोवैज्ञानिक उपकरणों का चित्र बनाना, सी है प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, और डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिकों का किसी विषय पर विचार विमर्श करना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास चारों ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर सी है। सी यानी कि प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, इस विषय वस्तु को मनोविज्ञान में शामिल किया जा सकता है। अब आइए बच्चों, हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से सर्वे को कम से कम समय में संपन्न किया जा सकता है। हाँ, यानी कि सर्वे, जब हम मनोविज्ञान में रिसर्च करना होता है तो हम यहाँ पर सर्वे करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा सर्वे है कि जिसे कम समय में हम पूर्ण कर सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन है, ए है दूरभाष सर्वे, बी है साक्षात्कार सर्वे, सी है डाक सर्वे, और डी है पैनल सर्वे। यानी कि यहाँ पर आपने ऑप्शन आपके सामने है और ऑप्शन देखकर ही आप वैसे भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है वही सही ऑप्शन है। राइट आंसर हमारा ए है, दूरभाष सर्वे। यानी कि दूरभाष सर्वे के द्वारा हम बहुत ही कम समय में अपने सर्वे को संपन्न कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस मनोविज्ञान को सामान्यतः मनोवैज्ञानिकों के शैक्षिक क्षेत्र से बाहर रखा गया है। तो हमारा ऑप्शन है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, बी है व्यक्तित्व मनोविज्ञान, सी है परामर्श मनोविज्ञान, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी परामर्श मनोविज्ञान सही आंसर है कि परामर्श मनोविज्ञान को सामान्यतः मनोवैज्ञानिकों के शैक्षिक क्षेत्र से बाहर रखा गया है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है, जिस सर्वे में एक ही प्रतिदर्शन का आवश्यकता अनुसार थोड़े थोड़े समय पर कई बार अध्ययन किया जाता है
उसे कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शन है, ए है साक्षात्कार सर्वे, बी है डाक सर्वे, सी है पैनल सर्वे और डी है दूरभाष सर्वे। तो यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन में जो सी ऑप्शन है पैनल सर्वे, पैनल सर्वे यानी कि जिसे हम थोड़े थोड़े समय पर कई बार अध्ययन कर सकते हैं, तो हमारा जो सी ऑप्शन है पैनल सर्वे वो सही आंसर है। इसके आगे हम नंबर 6 क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगात्मक विधि में निम्नांकित में से किसकी कमी पाई जाती है। यहाँ हमारा ऑप्शन ए है आंतरिक वैधता, बी है बाह्य वैधता, सी है परीक्षण वैधता और डी है अंतर वस्तु वैधता। यहाँ पर है कि जब हम प्रयोगात्मक विधि से जब हम करते हैं तो यहाँ पर किसकी कमी पाई जाती है, तो यहाँ पर जो बाह्य वैधता है उसकी कमी पाई जाती है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही करेक्ट आंसर है। अब 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहा जाता है, यानी स्वतंत्र चर को क्या कहा जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है वांछित समूह, बी है नियंत्रित समूह, सी है प्रयोगात्मक समूह और डी है तुल्य समूह। तो यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन जो है प्रयोगात्मक समूह सही है, क्योंकि यहाँ पर जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर जो स्वतंत्र चर होता है उसे प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है। तो सी आंसर हमारा सही है। इसके बाद आज आगे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, जिस प्रेक्षण में प्रेक्षक व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन दूर से ही अर्थात उनके कार्यों में बिना हाथ बटाए करता है उसे कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ए है स्वाभाविक प्रेक्षण, बी है सहभागी प्रेक्षण, सी है असहभागी प्रेक्षण और डी है नियंत्रित प्रेक्षण। तो यहाँ पर बच्चों आपको ऑप्शन देखकर समझ में आ गया होगा कि जो कार्यों में बिना हाथ बटाए करता है, हाथ भी नहीं बटाता और कार्य भी करता है उसे, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है असहभागी प्रेक्षण सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। निम्नांकित में से किसे अंतर्निरीक्षण विधि के दोष में शामिल नहीं किया जा सकता, यानी जो अंतर्निरीक्षण विधि है उसमें जो दोष है उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। पहला ए है हमारा ऑप्शन, अंतर्निरीक्षण विधि में पशु पक्षियों तथा शिशुओं का अध्ययन संभव नहीं है। बी है अंतर्निरीक्षण विधि में वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। सी है अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन संभव नहीं है। डी है अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा सभी तरह की अनुभूतियों का अध्ययन संभव नहीं है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, अंतर्निरीक्षण विधि में वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्निरीक्षण विधि में प्रयोज्य और अध्ययनकर्ता। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ए 2 अलग अलग व्यक्ति होते हैं, बी एक ही व्यक्ति होता है, सी ऑप्शन है उसमें है कि ज़रूरत ही नहीं होती है और डी ऑप्शन है उसका है में से केवल अध्ययनकर्ता की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रयोज्य तथा अध्ययनकर्ता, यानी प्रयोज्य यानी जो प्रयोग कर रहा है, अध्ययनकर्ता यानी जो अध्ययन करता है, तो यहाँ पर क्या एक ही व्यक्ति होता है। यहाँ पर कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रयोज्य यानी कि जो प्रयोग कर रहा है, प्रयोग करने वाला ही अध्ययन करता है, तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति होता है। तो आंसर हमारा बी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। निम्नांकित में से किस क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की संख्या सबसे अधिक है, किस क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर ए है समाज मनोविज्ञान, बी है परामर्श मनोविज्ञान, सी है नैदानिक मनोविज्ञान और डी है शिक्षा मनोविज्ञान। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखकर समझ में आ गया होगा कि हमारा जो सी ऑप्शन है नैदानिक मनोविज्ञान, उसमें जो है मनोविज्ञान की संख्या सबसे अधिक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।